नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। हेयर आवर एम इज़ टू रीइग्नाइट योर पैशन फॉर लर्निंग। आज की हमारी ये वीडियो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को लेके है। ये वीडियो आज लास्ट पोस्ट की है क्योंकि इसके अंदर जो हमने मेनली पार्ट्स को डिस्कस किया। इससे पहले जो वीडियोस थी हमने दोनों कोड्स को डिस्कस किया है और एक रिवीजन क्लास भी थी इंडस्ट्रियल रिलेशन की, जिसमें भी हमने सारे कोड्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमने रिवीजन के तौर पे दोनों कोड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है एक ही वीडियो में क्लब करके। आप एग्जाम से पहले, ठीक एग्जाम से पहले आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर इन कोड से आता है तो आप डेफिनेटली आप कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो टोटल इसके अंदर 9 एक्ट इसके अंदर डाले गए हैं। वो 9 एक्ट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ईपीएफ एक्ट इसी के अंदर आता है। फिर ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट भी इसी के अंदर आता है। इसका ईयर है 1948 और ईपीएफ एक्ट का ईयर है 1952। उसके अलावा और कौन कौन एक्ट इसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इसके अंदर आता है। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट, एक सेकेंड, इसी के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट भी इसी के अंदर आता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट भी इसी के अंदर आता है, 1959 का ये एक्ट है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट यही है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इसी के अंदर आता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का ईयर 1961 है। उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट भी इसी के अंदर आता है। इसका ईयर 1972 है। लास्ट ईयर ईपीएफ एग्जाम में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी से क्वेश्चन था। फिर साइन वर्कर से जो रिलेटेड एक्ट है, वेलफेयर फंड एक्ट, वो भी इसी के अंडर आता है, 1981। फिर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996 भी इसके अंडर आता है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 भी इसी के अंडर आता है। तो टोटल 9 एक्ट आते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड में। अब मैं बात करता हूं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड की। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसके अंदर बहुत सारे एक्ट आते हैं। टोटल 13 के अराउंड एक्ट आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो फैक्ट्री एक्ट इसके अंदर आता है, माइंस एक्ट इसके अंदर आता है। फैक्ट्री और माइंस एक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो 2 एक्ट है। डॉक वर्कर एक्ट है 1986 का, वो इसके अंदर है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट है, ठीक। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस जो है वो सोशल सिक्योरिटी के अंदर है, बट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन जो एक्ट है वो आता है इसी के अंदर। फिर आपका प्लांटेशन एक्ट आता है, प्लांटेशन एक्ट इसी के अंदर आता है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो एक्ट है वो भी इसी के अंदर आता है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का जो एक्ट है वो इसके अंदर आता है। वर्किंग कंडीशन ऑफ जर्नलिस्ट एंड न्यूज़पेपर इसके अंदर आता है, ठीक। जर्नलिस्ट का इसी के अंदर आता है। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट इसी के अंदर आता है। सेल्स एंड प्रमोशन एम्प्लॉय इसी के अंदर आता है। बीडी और सिगार वर्कर से जो रिलेटेड एक्ट है वो भी इसी के अंदर आता है। और सिने वर्कर एंड सिनेमा थिएटर से जो रिलेटेड वर्कर्स हैं वो भी इसी के अंदर आता है। तो टोटल मैं इसके अंदर बात करूं तो टोटल इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक्ट इसके अंदर आते हैं। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के अंदर टोटल 13 एक्ट आते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में मैं बात करूँ, रजिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूँ। रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन की अगर हम बात करें तो कैसे किया जाता है? तो पहले क्या था, कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन ना सबके लिए कंपलसरी था। अब इन्होंने उनके लिए कंपलसरी कर दिया। जो सेंट्रल लेबर लॉ में रजिस्टर्ड है ना, उनके लिए तो जरूरी नहीं है। जो सेंट्रल लेबर लॉ में रजिस्टर्ड है ना एग्जिस्टिंग, उनके लिए नहीं है रिक्वायर्ड कि आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक। और इससे मेनली रजिस्ट्रेशन से डील करती है सेक्शन 3 कोड की, जो सेक्शन 3 है वो डील करती है। फिर बात करती है एम्प्लॉय, किन पे ये एप्लीकेबिलिटी है, एम्प्लॉय कौन कौन होंगे। तो पहले इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इंक्लूड नहीं किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात नहीं की जाती थी सोशल सिक्योरिटी के टर्म्स में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात नहीं की जाती थी। जबकि अब की बार मैंडेटरी है, मैंडेट है, इंक्लूड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी इंक्लूड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ साथ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। उसके अलावा जो गिग वर्कर्स होते हैं, पहली बार गिग वर्कर की बात कोड्स में की है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर जो होते हैं उनकी बात भी कोड में की है कि इनको भी सब स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स मिलेंगे सारे, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
फिर पहले असेसमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूज की मैं बात करता हूं। असेसमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूज, इनमें क्या था फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए रिगार्डिंग, तो पहले कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं था, ठीक है, कि कब अब डिटरमाइन करोगे मनी ड्यू को एम्प्लॉयर के, बट अब इन्होंने कह दिया कि 5 साल के अंदर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, 5 ईयर में, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और प्रोसीडिंग्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द एम्प्लॉयर, के एम्प्लॉयर कितने ड्यू बचते हैं, इट फिक्स द लिमिटेशन पीरियड ऑफ प्रोसीडिंग एंड इंक्वायरी टू बी 5 ईयर, 5 ईयर के अंदर आप करो भाई सब कुछ। अब ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी पहले कहां थी, पहले ईएसआई की एप्लीकेबिलिटी वहां थी जब 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स हैं, वहां पे ईएसआई एप्लीकेबल होता था ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब भी क्या है, 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स होंगे, बट कहां, एक्सेप्ट, एक टर्म दे दी है, एक्सेप्ट किस एरिया में, सीजनल एम्प्लॉयमेंट जहां होगा ना, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, वहां पे नहीं है 10 वर्कर्स, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा घटा भी सकती है हैजार्डस ऑक्यूपेशन के उसमें, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है अगर 10 से कम वर्कर हैं तो, अगर 10 से कम वर्कर हैं तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ग्रेच्युटी की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ग्रेच्युटी किसको मिलेगी, तो ये चीज़ भी पहले याद रखो। पहले क्या था, कोई भी चीज़ जहाँ 10 से ज़्यादा वर्कर है वहाँ पे ग्रेच्युटी मिलती थी, ठीक है। अब क्या है, अब भी 10 से ज़्यादा वर्कर है, पर उन वर्कर्स को मिलेगी जिन्होंने 5 साल सर्विस की है, ठीक है, एंड कंटिन्यूस इन सर्विस और 5 ईयर इन जर्नल। और अब क्या कर दिया, ग्रेच्युटी का पीरियड जो है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए 5 साल का टर्म नहीं है, जर्नलिस्ट के लिए ये टर्म जो है वो कम करके 3 साल कर दी है। जर्नलिस्ट के लिए कितनी टर्म है ग्रेच्युटी की, 3 साल, नॉर्मल वर्कर के लिए 5 साल। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए जो टर्म है वो आपकी 1 साल कर दी। अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कोई भी वर्कर 1 साल कार्य करता है तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। नॉर्मल के लिए 5, वर्किंग के लिए 3 और फिक्स टर्म के लिए 3। पहले कितना था ग्रेच्युटी, 5 ईयर, सभी के लिए 5 ईयर था पहले, वर्किंग जर्नलिस्ट हो या कोई भी हो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोड में पूछा जाता है तो कोड में 5, 3 और 1 है, और आपसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में पूछा जाए तो 5 है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि मैटरनिटी बेनिफिट किसको मिलेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट किसको मिलेंगे, तो मैटरनिटी बेनिफिट हर उस इंस्टेब्लिशमेंट में जहाँ 10 से ज़्यादा वर्कर, यानी कि 10 का क्लोज है, अभी भी सेम है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट की मैं बात करूँ तो मैटरनिटी बेनिफिट में क्या होता है कि वुमेन वर्कर shall not work in any establishment during 6 weeks immediately after the day of delivery, डिलीवरी के ठीक 6 हफ्ते तक वो किसी भी इंस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं कर सकती, डिलीवरी, मिसकैरेज या फिर मेडिकल टर्मिनेशन किसी भी बेसिस पे, ठीक है। और लीव कितनी मिलती है ये भी आपको पता होना चाहिए, 26 वीक्स की लीव मिलती है, कितने की, 26 वीक, विच इज नॉट मोर देन 8 वीक शैल प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। 8 वीक्स की लीव मिलती है, इट प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और मेडिकल बोनस कितना मिलता है, एएलसी के क्वेश्चन में आया था मेडिकल बोनस, मेडिकल बोनस मिलता है 35,000 रुपीज। मेडिकल बोनस कितना मिलता है, 35,000 रुपीज, ये कोड में है। और एक्ट के अंदर मेडिकल बोनस कितना है, 1,000 रुपीज। एक्ट के अंदर मेडिकल बोनस कितना है, 1,000 रुपीज। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और उसको 2 ब्रेक मिलते हैं, कितने ब्रेक मिलते हैं, 2 ब्रेक और मिलेंगे वीमेन को। 2 ब्रेक कब तक मिलेंगे, 2 ब्रेक जब तक चाइल्ड की एज 15 मंथ नहीं हो जाती, 15 मंथ तक 2 ब्रेक मिलते हैं। और ये उन सारी फैसिलिटी जहाँ पे 50 वर्कर हैं, 50 या 50 से ज़्यादा हैं, वहाँ पे क्रिच की सुविधा होगी, क्रिच फैसिलिटी होगी, ऐसी बात भी ये एक्ट करता है, ठीक है। वैसे फैक्ट्री एक्ट में 30 है ये लिमिट, अगर 30 वीमेन एम्प्लॉयड है तब आप क्रिच रखनी पड़ी कंपलसरी है, बट ये सब कहीं भी 50 से ज़्यादा है तो वहाँ भी ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगर पनिशमेंट क्या है, कोई आदमी नहीं करता तो 6 महीने की जेल और उसके साथ साथ 50,000 रुपये का फाइन मिलेगा, 50,000 रुपये का फाइन लगता है उस पर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कौन वुमेन इस एस्टेब्लिशमेंट में ऐसा बेनिफिट ले सकती है, जिसने 80 दिन से पिछले 12 महीने में एटलीस्ट 80 डेज काम किया हो। 12 मंथ में अगर 18 डेज भी काम किया, 80 दिन भी काम किया है, तो वो मैटरनिटी बेनिफिट ले सकती है। ये चीज़ आपको मैटरनिटी बेनिफिट में पता
होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और ये 2 सर्वाइविंग चाइल्ड्स पे ही मिलता है। अगर थर्ड चाइल्ड होगा, ये सिर्फ 2 सर्वाइविंग चाइल्ड्स पे ही मिलेगा। और थर्ड चाइल्ड होता है तो 12 वीक की लीव्स मिलती हैं। थर्ड चाइल्ड होता है तो कितने मिलती हैं? 12 वीक की। ये चीज़ आपको याद रखनी है, 6 वीक की डिलीवरी से पहले और 6 वीक की बाद में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये तो है मैटरनिटी बेनिफिट का सिस्टम। और इस कोड के अंदर क्या बातें हैं? इस कोड के अंदर एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात है। सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात इस कोड के अंदर की गई है। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अपील की मैं बात करूं, अब ट्राइब्यूनल में अपील कहाँ कैसे है, इसका क्या प्रोविजन है कोड के अंदर। तो पहले क्या था, कोई भी एम्प्लॉयर ना अपील नहीं कर सकता था ट्राइब्यूनल में जब तक वो डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट नहीं करता। कितना? 75% ऑफ द अमाउंट ड्यू का, तब तक आप अपील नहीं कर सकते थे। बट अब इस अमाउंट को रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। इस अमाउंट को रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। अब मैं इसमें बात करता हूं ईपीएफ की। ईपीएफ के बारे में क्या प्रोविजन है? ईपीएफ के बारे में क्या प्रोविजन? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। तो ये हर उस इंस्टैब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगी जहां 20 से ज्यादा वर्कर हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, 20 से ज्यादा वर्कर है वहां पे ये एप्लीकेबल होगी। इसमें अब कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ में 10% एम्प्लॉयर की साइड से आता है और 10% एम्प्लॉय की साइड से आता है, उसके वेजेस का 10%। और ये कंट्रीब्यूट किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो इस लिमिट को 12% भी कर सकती है किसी भी इंस्टैब्लिशमेंट में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इस लिमिट को 12% भी कर सकती है किसी भी एम्प्लॉयमेंट में। और उसके लिए आधार होना बहुत ज़रूरी है। पीएफ स्कीम के लिए आधार नंबर मैंडेटरी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब गिग वर्कर की भी बात की गई है। गिग वर्कर क्या कहा गया है इन्होंने? गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की अगर मैं बात कहूं तो उसके लिए क्या कंडीशन बोली गई है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए आपसे क्या कंडीशन की दी गई है? तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की मैं बात करूं तो कंडीशन ये है 16 ईयर की एज कंप्लीट होनी चाहिए, 16 साल की उम्र। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए गिग वर्कर के लिए, या प्लेटफॉर्म या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। एज जो है वो 16 ईयर्स है। तो इस एक्ट के अंदर इतना ही है, इससे ज़्यादा इस एक्ट में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्ट की, जो कि है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। तो इसमें फैक्ट्री की डेफिनेशन है। सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट आता है ना इसी के अंदर, तो फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है। पहले क्या फैक्ट्री होती थी? 10 से कम वर्कर अगर हैं जहां पे पावर का यूज होता है तो उसको फैक्ट्री बोलेंगे। और 20 से ज्यादा वर्कर, 10 से ज्यादा, अगर 20 से ज्यादा वर्कर है अगर पावर का यूज नहीं होता है तो उसको फैक्ट्री बोलेंगे। अब क्या इसमें चेंज हुआ है? अब 20 वर्कर तो कर दिए हैं पावर के एरिया में, 20 से ज्यादा वर्कर, और जहां पावर यूज है वहां 40 से ज्यादा वर्कर को फैक्ट्री बोला जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। हैजार्डस इंडस्ट्री की बात की गई है। हैजार्डस इंडस्ट्री क्या होंगी? तो इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। हैजार्डस इंडस्ट्री की बात की गई है कि भाई हैजार्डस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अगर इंडस्ट्री है हैजार्डस तब मानी जाएगी, उसमें तभी एक्ट एप्लीकेबल होगा, तब 10 से ज्यादा व्यक्ति कार्य होंगे। बट अब क्या कहा? अब कोई नंबर नहीं है। एनी इंस्टैब्लिशमेंट जो ऐसे कार्य कर रहा है जहां पे हैजार्डस एक्टिविटीज होती हैं, आप कितने भी लोग रखो या मत रखो, बट आपको हैजार्डस इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया जाएगा। और फैक्ट्री एक्ट में जो प्रोविजन है हैजार्डस इंडस्ट्री के, वो आपको सभी मानने पड़ेंगे। तो ये चीज इन्होंने कहा है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए क्या बोला गया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए बात कहूं तो न्यू कोड में ना प्रोविड किया है कोर एक्टिविटीज में कि आप कोर एक्टिविटीज में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को नहीं रख सकते। कोर एक्टिविटीज, अब ये कोर एक्टिविटीज क्या है? बस एक्सेप्ट कहां पे? जहां पे नॉर्मल फंक्शनिंग की बजाय ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम होता हो, या फिर जहां पे फुल टाइम वर्कर की जरूरत ना पड़ती हो, या फिर जहां पे नीड हो, कोई वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, एक सडन नीड आ गई एकदम से आपको कार्य को बढ़ाना, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। वर्किंग आवर, अब फैक्ट्री एक्ट के अंदर वर्किंग आवर्स को पहले फिक्स कर दिया गया। पहले 9 आवर लिमिट थी पर डे की, 9 आवर पर डे लिमिट था। अब क्या लिमिट कर दी गई है वर्किंग आवर्स की? 8 आवर पर डे। अब 8 आवर पर डे लिमिट है। और वीकली लिमिट जो है वो सेम है, 48 आवर्स। वीकली लिमिट सेम है, 48 आवर्स। दोनों में 48 आवर्स उसमें थे और इसमें भी 48 आवर्स ही है। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है,
और इसमें क्या किया है, ओवर टाइम की मैं बात करूं तो ओवर टाइम के लिए पहले प्रोविजन ये थे, कोई भी व्यक्ति अगर 9 घंटे से ज़्यादा दिन में काम करता है या वीक में 48 घंटे से ज़्यादा करता है तो उसको ओवर टाइम वेजेस मिलेंगे जो कि डबल होंगे। अभी भी इन्होंने यही कहा है कि वर्कर की और एम्प्लॉयर की कंसेंट से ही आप ओवर टाइम करा सकते हो, उससे अगर उसकी मर्जी है तो अननेसेसरी नहीं करा सकते। और इसमें ट्वाइस द वेजेस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ट्वाइस दी वेजेस, वेज ट्वाइस मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वेज ट्वाइस मिलते हैं। सोशल सिक्योरिटी फंड की बात की है, देखो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात तो उसमें थी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, और सोशल सिक्योरिटी फंड की बात जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के अंदर है ये बात। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की भी बात है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक वो पर्सन होगा जो कि अपने कार्य के लिए अपने स्टेट को छोड़ के जाता है, ठीक है, तो उन वर्कर्स को बोला गया। अब एक सेफ्टी कमेटी, अब यहां से क्वेश्चन आता है, सेफ्टी कमेटी की बात करूं तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर सेफ्टी कमेटी वहां होती है जहां 1000 से ज्यादा वर्कर होते हैं, बट कोड में इस लिमिट को घटा के 500 कर दिया गया है। कोई भी फैक्ट्री जहां पे 500 वर्कर है ना, अगर हैजार्डस है तो 250 वर्कर हैं, और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का वर्क है तो भी 250 है कंस्ट्रक्शन के लिए और हैजार्डस के लिए। नॉर्मल फैक्ट्री के लिए 500 वर्कर पे सेफ्टी कमेटी होगी, और 100 वर्कर अगर माइन में है तो भी आपको सेफ्टी कमेटी रखनी पड़ेगी, ये चीज़ याद रखना है। 500 तो फैक्ट्री के लिए, हजार्डस और कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए 250 है, और माइंस के लिए इसकी लिमिट 100 है, और 1000 वर्कर के लिए पहले था फैक्ट्री एक्ट के अंदर, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब वेलफेयर ऑफिसर की बात आती है। वेलफेयर ऑफिसर आप कब रख सकते हैं? तो वेलफेयर ऑफिसर की मैं बात करूं, पहले 500 वर्कर्स पे था, 500 वर्कर्स पे आप रख सकते हैं किसी भी फैक्ट्री में, बट अब 250 वर्कर पे रख सकते हैं फैक्ट्री, माइन या फिर प्लांटेशन में। फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन में आप 250 वर्कर पे रख सकते हो। क्रिच फैसिलिटी की बात आती है तो क्रिच फैसिलिटी पहले 30 वर्कर्स पे होती थी, 30 फीमेल वर्कर्स पे। अभी हमने पढ़ा चेंज करके कितने पे कर दिया, 50 फीमेल वर्कर पे आपको क्रिच फैसिलिटी रखनी पड़ती है। कैंटीन की मैं बात करूं तो कैंटीन कैसे है, 250 पे पहले कैंटीन होती थी 250 वर्कर्स पे, अब 100 या उससे ज़्यादा वर्कर है तब भी आप कैंटीन रखोगे। तो देखो याद करो फिर से, सेफ्टी कमेटी पहले 1000 पे थी, अब 500 पे कर दी है, और हैजार्डस और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 250 और माइंस के लिए 100 है। वेलफेयर ऑफिसर की बात करूं तो पहले 500 वर्कर पे होता था, इसकी संख्या कम करके 250 कर दी है। क्रिच फैसिलिटी की मैं बात करूं तो क्रिच फैसिलिटी पहले 30 फीमेल वर्कर पे रखनी पड़ती थी, अब 50 फीमेल वर्कर पे रखनी पड़ेगी कोड के हिसाब से। और क्रिच फैसिलिटी उनके लिए होती है जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं, बिलो 6 ईयर है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। कैंटीन फैसिलिटी पहले 250 वर्कर्स पे होती थी, अब जो है 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर है तब भी कैंटीन फैसिलिटी हो जाती है। अब एक चीज़ याद रखना, इस एक्ट में ना उसकी भी बात की गई है, क्या नाम है आपका, इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर की, है ना, इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर की बात भी की गई है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, ये हमने एक एक्ट में और पढ़ा था, आपको याद हो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो इसके अंदर जो माइंस के अंदर ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होता है ना, माइंस में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम। माइंस के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक। और कोई भी इंस्टेब्लिशमेंट है उसको 7 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर कोड के अंदर खुद को रजिस्टर कराना है, कोई भी इंस्टेब्लिशमेंट को 60 डेज में। और ये कोड अप्लाई नहीं होता सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज पे, तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक। अब इसने एक चीज और कही है कि कोई भी पर्सन बिलो 18 एज शैल बी अलाउड टू वर्क इन वाइन। अगर 18 साल से कम और 16 से ऊपर है, 16 से 18 का वर्कर है तो वो माइन में काम कर सकता है, बट अप्रेंटिस के और अदर ट्रेनी के केस में, अप्रेंटिस वर्कर और अदर ट्रेनी के केस में, ठीक है। 6 डेज ए वीक से ज़्यादा काम नहीं करेगा, 6 दिन से ज़्यादा काम वर्कर हफ्ते में नहीं करेगा किसी भी इंस्टेब्लिशमेंट में, और उसको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी हर 20 दिन वर्क पे, ठीक। हर 20 दिन के कार्य पे 1 दिन की छुट्टी मिलेगी, ठीक है। उसको हर एक डे ऑफ वीक में भी मिलेगा, और 1 डे ऑफ वीक में मिलेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। एंटाइटलमेंट की बात करूँ, ये मैंने आपको बता दिया वीक की छुट्टियों के बारे में। एलिजिबिलिटी, वर्कर को वर्क करना पड़ेगा, अगर उसको इस एक्ट में एलिजिबल होना है तो 180 डेज, एक कैलेंडर ईयर के 180 डेज उसको वर्क करना पड़ेगा, 180 डेज ऑफ ए कैलेंडर ईयर, तो इसको ये वर्क करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पूरे दोनों कोड को रिवाइज कराया। अगर आपको फिर भी समझ ना आया तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके और बैक जाके बार बार आप देख सकते हैं।
ये एक तरीके से रिवीजन क्लास थी जिसमें मैंने दोनों कोड को आपको रिवाइज कराया है। जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो पहले पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने आपसे रिवाइज कराया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से करना, जितना पढ़ा है वही आएगा, इससे बाहर ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, और बहुत बढ़िया पेपर करना, एकदम काम माइंड रह के। नेगेटिव जितना हो सके उतना कम करना। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।